15 फरवरी 2010 पश्चिम बंगाल का सिल्दा कैंप। ये इलाका उस समय माओवादियों से बुरी तरह से प्रभावित था। यहाँ एक पुलिस कैंप पर नक्सली हमले में 24 जवान मारे गए थे और ये सभी जवान एक खास फोर्स का हिस्सा थे। इस घटना के बाद से ही इस फोर्स में नई भर्तियों पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया था। पिछले 15 सालों के दौरान इसमें एक भी नया जवान शामिल नहीं हुआ और पुराने जवान धीरे धीरे रिटायर होते गए। इस फोर्स का नाम है ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स यानी कि EFR। ये कोई आम सिक्योरिटी यूनिट नहीं है। इसका इतिहास 230 साल पुराना है। जिस फोर्स के जवानों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा रहे थे और जिनका कनेक्शन 1971 के युद्ध से भी जुड़ता है। ये फोर्स 2010 के बाद से पूरी तरह से हाशिए पर चली गई थी, लेकिन अब 15 साल के लंबे गैप के बाद इस फोर्स की वापसी हो रही है। 17 जून को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने दार्जिलिंग के कुर्सियांग में EFR को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इस फोर्स में 1000 से ज्यादा गोरखा युवाओं की भर्ती की जाएगी, जिसमें महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने शानदार इतिहास वाली फोर्स पश्चिम बंगाल के नक्सल इलाकों तक कैसे सिमट कर रह गई? क्यों इसे 15 सालों तक नजरअंदाज किया गया? इनका गोरखाओं से क्या ऐतिहासिक कनेक्शन है और 1000 नई भर्तियां, इस फैसले के असल मायने क्या हो सकते हैं? आज के वीडियो में हम इसी EFR के 230 साल के सफर की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर का। ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स को समझने के लिए हमें उस दौर में लौटना होगा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में अपने पैर फैला रही थी। बंगाल उसके कंट्रोल में आ चुका था, नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्सों पर उसका असर बढ़ रहा था और अंग्रेज लगातार अपने कंट्रोल को और बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन हिमालय के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर अंग्रेजों के लिए सिर दर्द बन गया था नेपाल का गोरखा साम्राज्य। उन्होंने वेस्ट में कुमाऊं और गढ़वाल तक और ईस्ट में सिक्किम की तरफ भी अपना दबदबा बना लिया था। दिक्कत तब शुरू हुई जब कई इलाकों पर ब्रिटिशर्स और गोरखा शासक दोनों अपना दावा करने लगे और इसी के चलते साल 1814 में दोनों के बीच में युद्ध छिड़ा, जिसे एंग्लो नेपाल वॉर के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि ये युद्ध कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन मैदान में उतरते ही उनकी गलतफहमी टूट गई। गोरखा सैनिकों ने उम्मीद से कहीं ज्यादा कड़ी टक्कर दी थी। कई जगहों पर तो ऐसा भी हुआ कि संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजी सेना को लंबे समय तक रोके रखा। आखिरकार 1816 में युद्ध खत्म हो गया। जीत अंग्रेजों की हुई। नेपाल को सुगोली संधि पर साइन करके कुछ इलाके भी गंवाने पड़े, लेकिन गोरखा सेना की ताकत देख लेने के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, अगर वही लोग उनकी सेना का हिस्सा बन जाएं तो बस फिर क्या था। ब्रिटिश सेना में गोरखाओं की भर्ती शुरू हुई और बनी गोरखा रेजिमेंट। धीरे धीरे गोरखा रेजिमेंट्स ब्रिटिश सेना का खास हिस्सा बन गई थी। जहां भी अंग्रेजों को मुश्किल इलाकों में लड़ाई लड़नी होती, वहां गोरखा सैनिक अक्सर नजर आते थे। जैसे जैसे अंग्रेजों का राज भारत में बढ़ता गया, उनकी परेशानियां भी बढ़ रही थी, खासकर भारत के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में, जिसमें खास तौर से असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश थे। यहाँ घने जंगल थे, ऊंचे पहाड़ थे और कई ऐसे इलाके थे जहाँ ब्रिटिशर्स की पकड़ मजबूत नहीं थी। कई बार विद्रोह हो जाते थे, तो हर बार सेना को भेजना भी आसान नहीं हो पाता था। ऐसे में अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी फोर्स बनाई जाए जो पुलिस और सेना दोनों का काम कर सके, जरूरत पड़ने पर लॉ एंड ऑर्डर भी संभाले और हथियार भी उठाकर मिलिट्री ऑपरेशंस कर सके। इसके लिए 1800 के दशक के आखिर में बंगाल मिलिट्री पुलिस फोर्स बनाई गई और क्योंकि अंग्रेज पहले से ही गोरखा सैनिकों की बहादुरी देख चुके थे, इसलिए इस फोर्स में भी बड़ी संख्या में गोरखा लोगों की भर्ती होने लगी। फिर आया साल 1914, प्रथम विश्व युद्ध का दौर। दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। ब्रिटिश सरकार भी इस लड़ाई का हिस्सा थी, तो उसने भारत से लाखों सैनिक अलग अलग मोर्चे पर भेजे। इस फोर्स से भी कई सैनिक युद्ध में शामिल हुए थे। उनकी बहादुरी और वफादारी को सराहते हुए 1920 में ब्रिटिश भारत सरकार ने इस फोर्स का नाम बदल कर रख दिया ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स। उसी साल EFR बंगाल बटालियन एक्ट नाम का एक कानून भी पास किया गया, जिससे इस फोर्स को कानूनी ताकत और अधिकार मिल गए। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में भी इस बटालियन के सैनिकों ने अपना योगदान दिया था, लेकिन EFR के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। साल आया 1947, जब भारत का विभाजन हुआ। सीमाएं बदल गई, शहर बदल गए, पहचान बदल गई और संस्थाएं भी बढ़ गई थी। ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स भी इससे अछूता नहीं रहा। उस समय EFR की कई यूनिट्स उस इलाके में तैनात थी जो बंटवारे के बाद ईस्ट पाकिस्तान बन गया था। नतीजा यह हुआ कि EFR भी टूट गया था।
कुछ यूनिट्स भारत के हिस्से में रह गई और जो यूनिट्स पूर्वी पाकिस्तान में चली गई थी उन्हें बाद में एक नया नाम दिया गया, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स। दिलचस्प बात यह थी कि ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स आगे चलकर बांग्लादेश के इतिहास में भी बहुत खास रही। हुआ ये कि 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान जब ईस्ट पाकिस्तान में हालात बिगड़े तो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के जवानों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खड़े होने का फैसला लिया। उनमें से कई लोग सीधा बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल हुए। 1971 की लड़ाई खत्म होने के बाद जब बांग्लादेश एक आज़ाद देश बना तो इसी विरासत को एक नए रूप में आगे बढ़ाया गया। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स को बांग्लादेश राइफल्स के नाम से जाना गया, जो आज बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के रूप में जानी जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में ईएफआर की कहानी धीरे धीरे बदलती चली गई। ब्रिटिश जमाने में जो सिस्टम था वो अलग अलग छोटे बड़े फोर्सेस और यूनिट्स पर चलता था, लेकिन आज़ादी के बाद सरकार ने सोचा कि अब देश को एक ज़्यादा मजबूत और सेंट्रली कंट्रोल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर चाहिए। इसी सोच से नए नए बड़े फोर्सेस बने, जैसे बीएसएफ बॉर्डर संभालने के लिए, सीआरपीएफ देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के लिए, आईटीबीपी पहाड़ी बॉर्डर्स के लिए और असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट के लिए। अब इसका सीधा असर ईएफआर पे पड़ा। अब वो पहले वाला फ्रंटियर फोर्स नहीं रह गया था, बल्कि एक स्टेट लेवल आर्म्ड पुलिस यूनिट बनकर रह गया था, जो पश्चिम बंगाल पुलिस के अंडर काम करने लगी। इसका काम नक्सल इलाके में लॉ एंड ऑर्डर संभालना था, जंगल महल जैसे एरिया में ऑपरेशंस करना था, और या फिर इसके अलावा अगर कोई काम बचता तो वो था वीआईपी सिक्योरिटी की ड्यूटी। इसके स्ट्रक्चर में भी बदलाव देखने को मिला था। पहले इसके कई बटालियन हुआ करते थे, जो कि खास तौर से बंगाल बिहार बॉर्डर, रामगढ़ का इलाका, पूर्वी बंगाल यानी कि आज का बांग्लादेश बॉर्डर, मिदनापुर, 24 परगना और नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से जैसे कि नागा हिल्स और मणिपुर के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में शामिल थे। लेकिन बाद में ये घटकर सिर्फ 3 बटालियन तक ही सिमट गई थी। आगे चलकर यहाँ जब पुराने जवान रिटायर हुए तो उनकी जगह नई भर्ती नहीं हुई। डेटा को देखें तो पता चलता है कि साल 2010 से आज तक इस फोर्स में एक भी भर्ती नहीं हुई थी। विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल उठाने शुरू किए कि क्या राज्य सरकार ईएफआर को पूरी तरीके से खत्म करने की सोच रही है। वहीं दूसरी तरफ दार्जिलिंग और गोरखा बेल्ट में ईएफआर सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, वो लोगों की एक पहचान हुआ करती थी, एक ऐसा रास्ता जिससे उन्हें आमदनी भी मिलती थी और समाज में इज्जत भी। लेकिन जब इसकी ग्रोथ रुकने लगी, भर्तियां कम हो गई, तो गोरखा लोगों में रोजगार को लेकर सवाल खड़े हो गए। 23 मई 2021 को द दार्जिलिंग क्रॉनिकल्स के एक आर्टिकल में ईएफआर को सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का दर्जा देने की बात कही गई थी, ताकि ना सिर्फ इस फोर्स को रिकॉग्निशन मिले बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके। लेकिन कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। अब करीब 15 साल के लंबे इंतजार के बाद शुवेंदु अधिकारी के इस ऐलान को गोरखा बेल्ट में पुराने सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा के दार्जिलिंग सांसद राजू बिस्टा ने मंगलवार को एक्स पर लिखा कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स और पश्चिम बंगाल पुलिस में 1000 से ज्यादा गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुवेंदु जी के प्रति मैं अत्यंत आभारी हूं। बिस्ता ने आगे कहा कि पिछले कई वर्षों से मैं ईएफआर को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन टीएमसी सरकार ने बार बार इस प्रस्ताव को रोक दिया। भाजपा के चुनावी वादे का जिक्र करते हुए भी बिस्ता ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री शुवेंदु जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि भाजपा के सत्ता में आते ही हम ईएफआर को पुनर्जीवित करेंगे। आज उन्होंने कुर्सियोंग से यह ऐतिहासिक घोषणा कर भी दी। देखिए, ये सब घोषणा अच्छी बात है, जो बेल्ट है उसको वापस से रिवाइव करना भी अच्छी बात है, लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे हैं। वो ये कि क्या वाकई ये एक रिवाइवल है या सिर्फ एक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट? क्या ये उम्मीदें इस बार भी सच में ज़मीन पर उतरेंगी? आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।